हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, और वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, इंटरफेरेंस को हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं और सुपरपोजिशन को अध्यारोपण कहते हैं। तो तरंग वेव्स मतलब तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। When two or more waves propagate in a medium, then they propagate without any effect on each other. जब कोई दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में चलती हैं, तो वह एक दूसरे को बिना प्रभावित किए गति करती हैं, यानी तरंगों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं बनता है। लेकिन बट ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिकम्स वेक्टर एडिशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल वेव्स, यानी जो मीडियम का पार्टिकल है, ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, यानी सपोज कर लीजिए कि वन वेव हमारी यहाँ है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के ओमेगा 1 टी माइनस के एक्स। ठीक है, दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस के एक्स। ठीक है, के भी डिफरेंट हो सकता है। हमने के को डिफरेंट करना उचित नहीं समझा। ओमेगा डिफरेंट हो गया तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, एम्पलीट्यूड डिफरेंस हो गया, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक वेव एक ही मीडियम में प्रोपेगेट होती हैं, तो जो मीडियम का पार्टिकल है वो वाइब्रेट होता है, हर वेव उसको वाइब्रेट कराती है। तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन सभी वेव का वेक्टर एडिशन होगा। मान लीजिए और भी वेव हो जाए, y3 हो जाए तो a3 साइन ओमेगा 3t माइनस के एक्स। ठीक है, के अलग हो सकते हैं, के भी अलग हो सकते हैं वेव का, क्योंकि वेवलेंथ अगर चेंज होगी तो के भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन ऐसे बने हुए हैं तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ वेव, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ऑफ वेव्स। ठीक है, मूल इसका फार्मूला आप समझिए, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और भी जो रहेंगे सब ऐड हो जाएंगे। यानी सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इनके डिस्प्लेसमेंट है। तो जो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, और भी वेव होंगी तो ऐसे ऐड हो जाएगा जितनी भी वेव होंगी। सुपरपोजिशन यही कहता है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, तो y क्या है, y है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक, जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, तो हमने आपको बताया कि जब कोई दो या दो से अधिक तरंगे एक ही मीडियम में संचरित होती हैं तो वह एक दूसरे को बिना प्रभावित किए गति करती हैं, परंतु माध्यम का जो कण होता है उसका परिणामी विस्थापन, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, यानी परिणामी विस्थापन है, ठीक है, वह सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। If two or more wave propagate in a medium,
ठीक है, देन दे प्रोपेगेट विदाउट इफेक्ट ऑन ईच अदर, बट displacement of the particle becomes vector addition of the displacement all waves. This is principle of superposition of waves. यही तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है, यानी y is equal to y1 plus y2 and so on. अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है। इधर देखो स्टूडेंट, एक इक्वेशन हमने लिखा हुआ है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस kx, ये वेव का इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमने लिखा हुआ y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव। अब इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट हैं, आयाम भिन्न भिन्न है, दोनों तरंगों के आयाम भिन्न भिन्न है, लेकिन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। और इनके बीच फेज डिफरेंस फाई लगा हुआ है, ये इनके बीच कलांतर है, यानी एक की कला ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो दूसरे की कला ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये दोनों वेव एक ही मीडियम में और एक ही डायरेक्शन में संचरित हो रही हैं, ठीक है, तो इन तरंगों के अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम या लगभग शून्य हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। When two waves of equal frequency and nearly equal amplitude, यानी एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं, नियरली इक्वल है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। If two wave of same frequency and nearly equal amplitude propagate in a medium, then due to the superposition of the wave at some point intensity becomes maximum and some points intensity becomes minimum or zero, near about zero. This phenomena is called interference of the waves. जब दो तरंगे जिनकी आवृत्तियां सेम हो और आयाम लगभग बराबर हैं, बराबर नहीं है, आयाम लगभग बराबर हो, एक ही माध्यम में संचरित होती हैं, तो इनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर लगभग शून्य हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, तरंग की तीव्रता क्या होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है, यानी फ्लो ऑफ वेव एनर्जी फ्रॉम ए मीडियम पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। और यानी किसी माध्यम में प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड संचरित होने वाली तरंग ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। और तरंग की तीव्रता जो होती है वो आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, ठीक है। I क्या है, इंटेंसिटी है, इसको I लिखते हैं, ठीक। एम्पलीट्यूड को स्मॉल a लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरंग की तीव्रता जो होती है उसके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं I बराबर के स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई दो वेव है मान लीजिए और एक ही मीडियम में चल रही हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर दो तरंगे एक ही माध्यम में चल रही हैं तो उनके लिए इनका जो रिलेशन होता है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर होता है, वो इसी से निकल आएगा। दोनों को
1 के लिए डिवाइड कर दीजिए, के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता, यानी जब दो तरंगे होंगी तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या आएगी जब व्यतिकरण होगा। ठीक है, दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता क्या होगी। देखो स्टूडेंट, हमने दो यहाँ इक्वेशन वेव के लिए हुए हैं। इन वेवों के एम्पलीट्यूड तो डिफरेंस है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, अब इनका इक्वेशन देखिए, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव। फाई जो है वो तरंगों के बीच कलांतर है। फाई क्या है? तरंगों के बीच फेज डिफरेंस यानी कलांतर है। तो आप यहाँ ऊपर एक लाइन लिख देंगे कि लेट अस कंसीडर इक्वेशन ऑफ टू वेव्स, वो आप खुद लिखिए। लेट अस कंसीडर इक्वेशंस ऑफ टू वेव, यानी माना किन्हीं दो तरंगों के समीकरण हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब हम लोग तरंगों का अध्यारोपण कराएंगे, तो अध्यारोपण यानी तरंगों के अध्यारोपण से, तरंगों का अध्यारोपण हमने क्या बताया था कि माध्यम के कण का जो परिणामी विस्थापन होता है, ठीक है, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, y इज इक्वल टू होता है जो भी वेव होती है उनका प्लस हो जाता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, दोनों वेव का इक्वेशन यहाँ लगाइए, ओपन करिए। y1 की वैल्यू यहाँ क्या है? a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, इस वाले को ओपन कर दीजिए, इसको ओपन करिए तो देखिए क्या निकलेगा, इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2। ठीक है, अब अगर देखो स्टूडेंट, इसको हम साइन a प्लस बी की तरह ले लें, इसको a ले लें, इसको b ले लें, तो साइन a प्लस बी का हम लोग ऐसे फार्मूला लिखते हैं। देखिए, साइन a प्लस बी का फार्मूला हम लोग लिखते हैं साइन a कास बी प्लस कास a साइन बी, ऐसा फार्मूला हम लोग लिखते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कास बी प्लस कास a साइन बी। वही यहाँ देखिए, इतने को a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, ओपन कर दीजिए, तो साइन a तो यानी आ गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये साइन a हो गया, फिर कास b तो कास फाइव, अब प्लस, अब a2 तो उसके साथ भी आएगा, a2 क्योंकि a2 बाहर है, तो जब ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे बीच में प्लस आएगा तो a2 दोनों के साथ आएगा, तो a2 अब इधर हो जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, कास a लिखा है, तो कास ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस इंटू, प्लस नहीं इंटू, और साइन फाइव हो गया। देखो यहाँ ऊपर का एक फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कास बी प्लस कास a साइन बी, इसको हमने इस पे अप्लाई कर दिया इस पर। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या कॉमन है? कॉमन है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लिया। अब इसमें देखो बचा क्या, दूसरे ब्रैकेट में a1 बचा और प्लस a2 कास फाइव बचा, a2 कास फाइव बचा। ठीक है, और इधर क्या हुआ, प्लस
इधर हमने लिखा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। और फिर इसमें बच गया a2 साइन फाई बचा, a2 साइन फाई बचा, ठीक है। अब इसको ही हम इक्वेशन 1 लेंगे, और हमें इक्वेशन को 1 2 लेने की जरूरत तो है नहीं, है जरूरत, तो इसका होगा 1, ये 1, ये 2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारा y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इन दोनों कॉमन हो गया, a1 प्लस a2 cos फाई हो गया, यहाँ देखो a1 ये वाला आ गया, a2 cos फाई इधर आ गया। अब इन दोनों में cos ओमेगा टी माइनस के एक्स हमने लगा दिया, a2 साइन फाई इधर आ गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ कुछ लेट करेंगे, ठीक है। लेट क्या लेट करेंगे, इन दोनों को देखो, a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई, इसको हमने लेट कर लिया r cos थीटा, ठीक है। और इधर देखो a2 साइन फाई को हमने लेट कर लिया, a2 साइन फाई इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक। वेयर r क्या हुआ, r एंड थीटा आर न्यू कांस्टेंट, r और थीटा न्यू कांस्टेंट हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, ये हो गया इक्वेशन 5, ये हमने लेट कर लिया, जो भी यहाँ आया इस वाले को हमने लेट कर लिया r cos थीटा, और दूसरे वाले को इधर जो आया इसको हमने लेट कर लिया r साइन थीटा। हम देखो स्टूडेंट, हमने क्या लेट कर लिया, a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू r cos थीटा, a2 साइन फाई इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये दो लेट कर लिया, r एंड थीटा न्यू कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू अब इसमें हम रख के देखते हैं क्या होता है। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इनकी वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई हो गया, तो ये बदल के आया, इधर क्या आया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो गया r cos थीटा, ठीक। a1 प्लस a2 ऊपर आ गया r cos थीटा, प्लस इधर आ गया cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया r साइन थीटा, अब देखो स्टूडेंट, r इन दोनों में कॉमन हो गया, r को हमने बाहर कर दिया, r बाहर कर दिया तो एक ब्रैकेट लगा बड़ा सा, ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स cos थीटा, ठीक, और प्लस cos ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। अब देखो ये तो फार्मूला बन गया ना, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, अभी जो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमने अप्लाई किया था वही यहाँ फिर अप्लाई कर देंगे, तो ये r हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक, और प्लस थीटा आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ठीक। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 4, 5, 6। अब देखो स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन आया y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हुआ, ये परिणामी तरंग का समीकरण हुआ। अब जो परिणामी तरंग का समीकरण हुआ उसका आयाम r हुआ, एम्पलीट्यूड क्या हुआ,
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कौन हो गया, इसमें आर हुआ ना। ये तो उसी तरह हो गया जैसे हमारा इक्वेशन देखो 2 था, इक्वेशन 2 पर आप ध्यान दीजिए। देखिए कैसा इक्वेशन 2, तो आई 2 इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। वैसे ये निकला y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। इसका मतलब कि r इसका एम्पलीट्यूड है इस वेव का, तो इसका मतलब r रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ। ठीक है, तो r हमारा क्या हुआ, r इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, r क्या है, परिणामी आयाम है, क्योंकि ये वेव का इक्वेशन हुआ तो यहाँ तो आयाम ही रहता है ना, तो ये आयाम हुआ, परिणामी आयाम हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक, इक्वेशन 4 और 5 में देखिए स्क्वायर लगाइए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कास फाइव, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इधर ब्रैकेट ओपन करिए देखिए तो क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कास फाइव, 2A1 A2 कास फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखो स्टूडेंट कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, आर स्क्वायर आया। ठीक, इधर क्या है देखो स्टूडेंट, A1 स्क्वायर है, ये हमने यहाँ लिख दिया A1 स्क्वायर प्लस हमने लिखा A2 स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर के साथ दो हैं, इधर है कास स्क्वायर फाइव, इधर है साइन स्क्वायर फाइव, तो इसको हमने लिख दिया कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बचा 2A1 A2 कास फाइव प्लस 2A1 A2 कास फाइव। ठीक है, अब ये भी देखिए ये 1 हो गया, कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो यानी आर स्क्वायर का क्या फार्मूला आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाइव। ठीक है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए फार्मूला बना। आप अगर इसको निकालना चाहें तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इन सब में हम k से कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k r स्क्वायर
इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2 के ए वन ए टू cos फाई। इसी में के से हमने मल्टीप्लाई किया, इसको थोड़ा कन्वर्ज करेंगे, इसको अभी ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर प्लस 2 को बाहर करेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे के ए वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर। ठीक, केवल इसी को अंडर रूट में लगाएंगे हम। ठीक है, और बाहर हो गया cos फाई। इस देखो, इस जो 7 फार्मूला है, इससे तो एम्पलीट्यूड आप निकाल लेंगे दोनों वेव का। इससे हम लोग इंटेंसिटी को ऐसे बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। ये हो गया रिजल्टेंट, आई रिजल्टेंट, हो गया। ठीक है, कहीं कहीं इसको आई नॉट लिखते हैं, कहीं आई आर लिखते हैं। आई रिजल्टेंट हुआ। ये हमारी जो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी हुई आई वन हुआ। ये हमारी सेकेंड वेव की इंटेंसिटी हुई आई टू हुआ, और प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू हुआ। cos फाई इसके बाहर है, cos फाई इसके अंडर रूट के बाहर है, वो cos फाई है, थीटा नहीं है, फाई है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है यहाँ तक तो आप कर लेते हैं, पर यहाँ से जब के आया देखिए तो अंडर रूट हमने किया तो के का स्क्वायर होगा, तो एक के इधर लिखा, एक इधर लिखा, 1 के इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अंडर रूट में आया तो ए वन स्क्वायर हुआ, अंडर रूट में आया तो ए टू स्क्वायर हुआ। तो ये हो गया आई वन, ये हो गया आई टू, के ए स्क्वायर इंटेंसिटी हो गई। ये जो हमारा फार्मूला निकला रिजल्टेंट वेव का, वो 8 नंबर फार्मूला होगा। ठीक है, यानी 7 और 8 7 फार्मूले से हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, और 8 फार्मूले से रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया आई रिजल्टेंट का फार्मूला। आई रिजल्टेंट का फार्मूला बताया, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 आई वन आई टू cos फाई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये रूट में है, ये इतना रूट में है, आई वन आई टू रूट में है ये दोनों। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी अधिकतम तीव्रता के लिए, ठीक है। तो आई जो हो जाएगा, आई रिजल्टेंट, वो आई मैक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू आई वन हुआ और प्लस आई टू हुआ, प्लस 2 अंडर रूट का आया, आई वन आई टू। ठीक है, इससे आप आई मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में रख दें तो के ए वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट का के ए वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर, ये हो गया आई मैक्स हो गया। ठीक है, यहां से देखो स्टूडेंट, हम अगर इस रूट को भी हटा दें तो a1 के a1 a2 आ जाएगा, तो ये ऐसे निकल के आ जाएगा, के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर और प्लस 2 के
A1 A2 आ गया। के को अगर हम कॉमन ले लें स्टूडेंट तो ये फार्मूला बन जाएगा A1 प्लस A2 A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ऐसा बना। ठीक है, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी आई मैक्स का हम एक फार्मूला यहाँ बना सकते हैं स्टूडेंट। आई मैक्स इज इक्वल टू के कॉमन हो गया बाहर और अंदर आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि आई मैक्स के लिए एम्पलीट्यूड ही मैक्सिमम होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के आर मैक्स। ठीक है, आर मैक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ है के A1 प्लस A2 का स्क्वायर हो गया। तो के से के हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से एक फार्मूला हमें मिला आर मैक्स का भी मिला, तो आर मैक्स जो हो जाएगा वो कितना होगा स्टूडेंट, आर मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 हो जाएगा। ठीक है, ये आर मैक्स का हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ हमारा। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसे ही हम अगर इसमें बनाए फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, हमने यहाँ क्या लिखा, cos फाई इज इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos फाई वैल्यू 1 ले लिया हमने। फॉर, अब यहाँ देखिए फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो cos थीटा मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, cos फाई इज इक्वल टू cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तब इसी फार्मूले का रूप देखिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आई मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और माइनस आ जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2 आ जाएगा, तब ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब I1 I2 की वैल्यू इसी तरह फिर रख दो, तो रख के आप निकाल सकते हो। यहां से आ जाएगा के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर। ठीक, और इसे बाहर कर लो, फिर निकल आएगा उसी तरह, इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर माइनस 2 के A1 A2 आ जाएगा। यानी आई मीन का जो फार्मूला यहाँ से निकला स्टूडेंट, वो आ जाएगा, के कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, यानी ये आ जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इसका हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं के आर मिनिमम रिजल्टेंट स्क्वायर आई इज इक्वल टू के A1 माइनस A2 का स्क्वायर हो गया। दोनों ओर से के कैंसिल कर दें और स्क्वायर हटा दें तो क्या निकलेगा, आर मिनिमम का फार्मूला आ जाएगा A1 माइनस A2 आ जाएगा। दोनों में से जो बड़ा होगा उसको माइनस करके लिखेंगे, ये उसी का सिंबल होता है, दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी ये जो हमारा फार्मूला आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आया, ये 4 नंबर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया आई मैक्स इज इक्वल टू आया ए के
आई मैक्स इज इक्वल टू आया के A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। आई मिन आया, हमारा आई मिन आया, आई मिनिमम आया के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो फार्मूला क्या बना, आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू, ऊपर आ गया A1 प्लस A2 टू दी होल स्क्वायर, नीचे आ गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 5 इक्वेशन बना। ठीक है, अब ऐसे ही हमने आपको अभी बताया कि आर मैक्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आया, एन। हमने क्या बताया, आर मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 आया। ठीक, आर मिनिमम कितना आया, आर मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 आया। इन दोनों का अगर रेशियो हम निकाल लें, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 देन फ्रॉम इक्वेशन 5, अगर इसको हम आर मैक्स लिख दें, इसको आर मिन लिख दें, दोनों का स्क्वायर, यानी आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू आर मैक्स स्क्वायर अपॉन आर मिन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 7 इक्वेशन हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट।